बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के साथ मैं हूं शुएब असगर। पिछली वीडियो में हमने बुक 1 की जो सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन, उसकी कहानी को डिस्कस किया था। आज हम उस कहानी का एक एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करते हुए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। यानी सबसे पहले मैं आपको इस कहानी का जो राइटर है रिचर्ड मैथिसन, उसका मुख्तसर तारुफ करवाऊँगा। दूसरे हिस्से में हम फिक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये कहानी चूँकि आपके लिए डिफरेंट सी कहानी है, आपने शायद इस तरह की स्टोरीज़ पहले पढ़ी नहीं होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ़िक्शन की किस किस्म से ताल्लुक़ रखती है। और फिर तीसरे हिस्से में हम इस कहानी की जो अडाप्टेशंस हैं, यानी इसके ऊपर जो फ़िल्में और ड्रामे बन चुके हैं, उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और आखिरी हिस्से में मैं आपको इस कहानी का जो थीम है, जो इसका मेन आइडिया है, जो असल मैसेज है रिचर्ड मैथिसन जो हम तक पहुंचाना चाहता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें रिचर्ड मैथिसन का इंट्रोडक्शन। देखें, अमेरिकन ऑथर और स्क्रीन राइटर। ये स्क्रीन राइटर ख़ास तौर पे ऐसे राइटर्स को कहते हैं जो फिल्मों और ड्रामों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। तो ये इनकी शोहरत की वजह है। बल्कि 20वीं सदी के जो 3 बड़े स्क्रीन राइटर्स हैं, शायद रिचर्ड मैथिसन का शुमार उनके अंदर किया जा सकता है। और ये इनकी एज लिखी हुई है, 1926 में ये पैदा हुए और 2013 में इनकी डेथ हुई। और इन्होंने ज़्यादातर हॉरर, फैंटेसी और साइंस फिक्शन कहानियाँ लिखी। ये फ़िक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी हम आगे चल के इनके बारे में भी बात करेंगे। और इन्होंने एक नावल लिखा था आई एम लेजेंड। ये नावल सबसे पहले इनकी शोहरत की वजह बना और इस नावल के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह बन चुकी हैं। उनमें से एक मूवी थी द लास्ट मैन ऑन द अर्थ। ये एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है, आई थिंक 1964 में इसको बनाया गया था। तो इसको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो उसके बाद फिर रिचर्ड मैथिसन काफ़ी मशहूर हो गया और उसका इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नाम बन गया। फिर उसके बाद उसने एक बड़ा ज़बरदस्त कैरियर बनाया। उसने सैकड़ों की तादाद में कहानियाँ लिखीं और कुछ 30-35 के करीब नॉवेल्स भी लिखे। और 20वीं सदी के बड़े राइटर्स में, बड़े अमेरिकन राइटर्स में इनका शुमार किया जाता है। और ख़ास तौर पे हॉरर, फैंटेसी और साइंस फिक्शन कहानियाँ लिखने में इनका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। तो ये इनका एक मुख्तसर तारुफ आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। अब आप आ जाए वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिक्शन। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 2 किस्मों का आम तौर पे फिक्शन कहते हैं। यही किस्से, कहानियाँ, नावल, स्टोरीज़ वगैरह जो आप सुनते सुनाते हैं, लिखी जाती हैं, फिर उनके ऊपर फिल्में, ड्रामे बनते हैं। तो फिक्शन को आम तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक नॉन स्पेकुलेटिव यानी हकाइक पर मबनी, और स्पेकुलेटिव यानी फ़र्ज़ी और तसव्वुराती। ये जो नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। आपने आज तक जितनी भी कहानियाँ अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होंगी, वो ज़्यादातर नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन है। या आपने जो ड्रामे देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, इनमें ऐसी कहानियाँ होती हैं स्टोरीज़ फ्रॉम रियल वर्ल्ड, यानी जिनका ताल्लुक़ हमारे आसपास की जीती जागती हकीकी दुनिया के साथ होता है। और इन कहानियों के अंदर जो किरदार होते हैं वो भी रियल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हमारी ही तरह के जीते जागते गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं। और उनके जो मामलात होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे रियल लाइफ में इंसानों के दरमियान होते हैं। और प्रोबेबल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी इन कहानियों के अंदर ऐसे वाक़यात सुनाए जाते हैं जो जिनके होने का इम्कान मौजूद है, यानी जो रियल लाइफ में हो सकते हैं। यानी इनमें कुछ ऐसा नहीं होता, यानी कोई ऐसा वाक़या नहीं आपको सुनाया जाता जिसको सुन के आपको लगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यानी ये तमाम वाक़यात, तमाम किरदार जो नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन में दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ जो कुछ होता है वो रियल लाइफ में मुमकिन होता है और हकीकत के बिल्कुल करीब होता है। तो ऐसी जो कहानियाँ होती हैं उनको नॉन स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ या नॉन स्पेकुलेटिव फिक्शन कहा जाता है। अब आप आ जाए फिक्शन की दूसरी किस्म पर, जिसको स्पेकुलेटिव फिक्शन कहते हैं, फ़र्ज़ी और तसव्वुराती। स्पेकुलेट करना होता है फ़र्ज़ करना, तो वहीं से ये लफ्ज़ बना स्पेकुलेटिव फिक्शन। यानी ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनमें अनरियल और इमेजिनेटिव सिचुएशंस होती हैं, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होती हैं। मतलब कुछ ऐसा आपको दिखाया जाता है जो देख के आपको लगता है कि ऐसे तो होता ही नहीं है, रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता।
तो ये वो कहानियाँ होती हैं जिनको स्पेकुलेटिव फिक्शन में शामिल किया जाता है। इनमें कुछ सुपरनेचुरल किस्म के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आपको मिलें, यही जिन भूत और चुड़ैलें वगैरह, ये मतलब स्पेकुलेटिव फिक्शन के अंदर इस तरह की कहानियाँ भी शामिल होती हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते ही नहीं हैं, तो इसलिए इन कहानियों को हम स्पेकुलेटिव फिक्शन में शामिल करते हैं। और उसके बाद आ जाए फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज़ होती हैं, मतलब इनमें कुछ ऐसी कहानियाँ भी शामिल होती हैं जिनमें आपको एक ऐसा वाक़या सुनाया जाता है जैसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दौर में उसके होने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। यानी राइटर अपने इमेजिनेशन से, अपने जहन से तसव्वुर कर लेता है कि आने वाले दौर में इस किस्म के वाक़यात होंगे। वो देख रहा होता है कि दुनिया जिस तरह से, जिस अंदाज से आगे को जा रही है, ये आने वाले दौर में इस तरह के वाक़यात हमारे सामने रूनुमा होंगे। तो वो पूरा वाक़या जो वो बनाता है वो उसके इमेजिनेशन की इख्तरा होता है, वो हकीकत में वैसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला दौर ही बताएगा। और मिस्टीरियस एंड एम्बिगुअस, इन कहानियों के अंदर बहुत सी पुरस्कार चीज़ें आपको मिलती हैं जिनके बारे में हमें समझ नहीं लगती कि ऐसे क्यों है। बहुत कुछ मिस्टीरियस होता है, बहुत कुछ एम्बिगुअस होता है, वाज़े नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और शायद राइटर उसको वाज़े करना भी नहीं चाह रहा होता। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं इनको स्पेकुलेटिव फिक्शन में शामिल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आप ये भी ज़हन में रखें कि जो स्पेकुलेटिव फिक्शन है इसको फिर आगे 3 बड़ी कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया जाता है। यानी पहले नंबर पे फैंटेसी फिक्शन, ये आप ने अगर आपको याद हो, आपने हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी होंगी, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया आपने देखी होगी, या द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होंगी। मतलब ये वो कहानियाँ हैं जिनको फैंटेसी फिक्शन कहा जाता है। यानी इनमें आपको लिखने वाला या फिल्म बनाने वाला एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जैसी दुनिया हकीकत में कहीं नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लिखने वाले की अपने जहन से बनाई गई, अपने इमेजिनेशन से बनाई गई एक दुनिया है, और उसके अंदर जो किरदार आपको देखने को मिलते हैं वो भी सारे अनरियल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब रियल लाइफ में ना उस तरह का एनवायरनमेंट होता है, ना उस तरह की चीज़ें होती हैं, ना उस तरह के किरदार होते हैं जो आपको इन फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो इनको फैंटेसी फिक्शन कहा जाता है। ये भी स्पेकुलेटिव फिक्शन की मतलब एक नेक्स्ट आगे कैटेगरी है। और दूसरे नंबर पे हॉरर फिक्शन होता है। यानी आपको आपने कुछ ऐसी यकीनन फिल्में, ड्रामे शायद आपने देखे हों जिनको हॉरर फिक्शन कहा जाता है, जिनमें आपको कुछ ऐसे जिन, भूत और चुड़ैलें दिखाई जाती हैं जो इंसानों को मारती हैं, फिर उनका खून पी जाती हैं। और मतलब इस तरह की जो कहानियाँ मतलब देखने वाले के अंदर एक खौफ पैदा करना, एक डर पैदा करना मकसद होता है, इनको हॉरर फिक्शन कहते हैं। इवल डेड एक इंग्लिश मूवी है, हॉरर मूवी, अगर आपने देखी हो तो वो हॉरर फिक्शन की एक अहम एग्जांपल है। तो फैंटेसी फिक्शन, उसके बाद हॉरर फिक्शन, और तीसरे नंबर पे साइंस फिक्शन। यानी ये स्पेकुलेटिव फिक्शन की एक और कैटेगरी है। ये बड़ी अहम कैटेगरी है। इसमें ये होता है कि कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं जिनका मौजू थोड़ा साइंसी सा होता है, और इन कहानियों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात आपको सुनाए जाते हैं जो कभी हुए नहीं हैं, लेकिन साइंसी तौर पे उनके होने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। यानी जिस रफ्तार से साइंस तरक्की कर रही है, आने वाले दौर में बहुत कुछ ऐसा होगा जो फ़िलहाल हम उसको समझ नहीं सकेंगे, लेकिन मतलब इन कहानियों के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जाती है, कुछ ऐसी मशीनरी दिखाई जाती है जो फ़िलहाल इंसान के पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तरक्की हो रही है आने वाले दिनों में उस तरह की मशीनरी का, उस तरह की टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का हुसूल इंसान के लिए मुमकिन हो जाएगा। ये राइटर अपने जहन में इमेजिन कर लेता है। एक बड़ी ही मशहूर इंग्लिश मूवी है अवतार, आपने यकीनन देखी होगी, या द मार्शियन। ये साइंस फिक्शन की बेहतरीन मिसालें हैं। तो इनके अंदर जो वाक़यात आपको दिखाए गए हैं, जो सुनाए गए हैं, वैसे कभी नहीं हुए, लेकिन राइटर या लिखने वाला, फ़िल्म को बनाने वाला तसव्वुर कर लेता है कि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात होंगे। अब ये चूँकि सारा उसके इमेजिनेशन की ही तख्लीक होती है, तो हो सकता है 100% वैसा ही हो जाए जैसा उन फिल्मों में दिखाया गया है, या हो सकता है उसका कुछ 30-40% ठीक हो जाए, या हो सकता है उसका 1% भी वैसा ना हो जैसा उन फिल्मों में दिखाया गया है। तो ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल राइटर अपने इमेजिनेशन से सारी कहानी को बनाता है। तो इनको साइंस फिक्शन स्टोरीज़ कहते हैं। ये 20वीं सदी के आखिर में और 21st सेंचुरी में आजकल भी इन कहानियों को बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है और इनको बहुत पसंद किया जाता है। ये जो स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है ना, जिसमें हॉरर,
फैंटेसी और साइंस फिक्शन, ये इसकी 3 सब कैटेगरीज आप इनको कह लें। ये अपनी तमाम तर गैर हकीकी और मतलब ऐसी चीज़ों के बावजूद जैसी होती नहीं है, मतलब एक एम्बिगुअस होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं और अननेचुरल सी, अनरियल सी होती हैं, तसव्वुराती होती हैं। मतलब इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग इन कहानियों को मतलब बड़ा देखते हैं, सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं और ये हमें बड़ा अपील करती हैं, क्योंकि मतलब इनके अंदर भी एक थीम होता है, एक मैसेज होता है प्रॉपर, मतलब सारा अननेचुरल होने के बावजूद पूरी जो कहानी है इसके अंदर किसी ना किसी इंसानी जज्बे, किसी एहसास या किसी मतलब इखलाकी मौजू के ऊपर बात की गई होती है। तो ये कहानियाँ भी बहरहाल हमें उतनी ही दिलचस्प लगती हैं जितनी नॉन स्पेकुलेटिव फ़िक्शन में हम पढ़ते हैं। तो ये फ़िक्शन की 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं। एक दफ़ा रिपीट कर ले मुख्तसर कि नॉन स्पेकुलेटिव कहानियाँ वो जो हकीकत पे मबनी होती हैं, जिनको पढ़ के हमें ये नहीं लगता कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और स्पेकुलेटिव फ़िक्शन में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, यानी आपके जहन में काफ़ी सारे सवाल पैदा हों कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होता रियल लाइफ में, ये जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है इस तरह का तो होता ही नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई गई है ऐसी तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये जो मशीनरी है, ये जो गैजेट्स हैं इसके अंदर वैसे तो होते ही नहीं है। तो ये आपको स्पेकुलेटिव फ़िक्शन को पढ़ के इस तरह के सवाल आपके जहन में पैदा होते हैं। तो आजकल एक और बड़ी ज़बरदस्त स्पेकुलेटिव फ़िक्शन की एक नई कैटेगरी है, बच्चों में बड़ी मतलब वो मकबूल है, उसको सुपर हीरो फ़िक्शन कह देते हैं। ये स्पाइडरमैन और सुपरमैन, बैटमैन वगैरह इस तरह की जो डिफरेंट सीरीज़ हैं आपने उनमें से कुछ देखी होंगी, तो वो भी स्पेकुलेटिव फ़िक्शन की एक आप उसको एक चौथी कैटेगरी कह लें। मतलब उसमें ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं जैसे हमारे यहाँ रियल लाइफ में नहीं होते, उनके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली किस्म की सलाहियतें होती हैं जैसी हम इंसानों में नहीं होती। तो वो जो कैरेक्टर बनाए जाते हैं वो भी राइटर मतलब मुकम्मल तौर पे अपने इमेजिनेशन से बनाता है और उन कहानियों का फिर आगे एक प्रॉपर थीम होता है जिसकी वजह से वो हमें अपील करती हैं। तो ये स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव फ़िक्शन के ऊपर हमने कुछ बात की और आपको बताना असल में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कहानी हमने पढ़ी है बटन बटन, अब आप ये भी देख लें कि ये इन दोनों में से किस कैटेगरी में आती है। तो इसके अंदर भी आपने देखा होगा बहुत कुछ पुरस्कार सा है, ख़ास तौर पे वो जो मिस्टर स्टीवर्ट के पास जो बटन यूनिट है जिसको प्रेस करने से एक बंदा मर जाता है, वो बड़ी एक पुरस्कार सी चीज़ है। उसके अंदर कोई ऐसी हैरान कुन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है। फ़िलहाल तो इंसान के पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि जो बग़ैर किसी मशीनरी के इस तरह से ऑपरेट होता हो। तो वो भी राइटर ने अपने इमेजिनेशन से बनाया है। और ये जो मिस्टर स्टीवर्ट है ये भी बड़ी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला इंसान है। तो ऐसे इंसान भी रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स भी शायद नहीं होते। तो इसलिए हम इस कहानी को स्पेकुलेटिव फ़िक्शन की जो तीसरी कैटेगरी है साइंस फ़िक्शन, इसके अंदर हम इसको रख सकते हैं। यानी ये एक साइंस फ़िक्शन और स्पेकुलेटिव सस्पेंस स्टोरी है। यानी बाज़ कहानियाँ आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनके अंदर एट अ टाइम हॉरर भी होगा, फैंटेसी भी होगी और साइंस भी होगी। तो ये मिक्स अप भी हो जाती हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको अलग-अलग से मैंने लिख दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो कहानी हमने पढ़ी है ये इनमें से किस कैटेगरी के अंदर एडजस्ट होती है। तो ये कौन सी कहानी है? साइंस फिक्शन सस्पेंस स्टोरी है और इसके अंदर कुछ बहुत ही एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखाया गया है। तो ये हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ फिक्शन को। अब आप आ जाए तीसरे नंबर पे इसकी अडाप्टेशंस के ऊपर। अडाप्टेशंस में हम देखेंगे कि इसके ऊपर, इस कहानी के ऊपर जो फिल्में और ड्रामे बनाए गए हैं अमेरिका के अंदर 1985-6 में या इन सालों में एक टीवी सीरीज़ चलती रही है जिसका नाम था द ट्विलाइट जोन। इसके अंदर ये होता था कि हर एपिसोड के अंदर कोई एक शॉर्ट स्टोरी लेके उसको फिल्माया जाता था, उसको दिखाया जाता था। और जो कहानियाँ इस सीरीज़ में आम तौर पे दिखाई जाती थी वो ज़्यादातर फ़िक्शन की इन्हीं किस्मों से ताल्लुक़ रखती थी। वो ज़्यादातर स्पेकुलेटिव फ़िक्शन होता था और उसके अंदर उन कहानियों के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता था और उनकी एंडिंग ख़ास तौर पे बड़ी चौंका देने वाली होती थी। तो ये सीरीज़ वहाँ देखने वालों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। और ये भी आप याद रखें कि रिचर्ड मैथिसन की, सिर्फ रिचर्ड मैथिसन की 16 शॉर्ट स्टोरीज़ को
16 शॉर्ट स्टोरीज़ को ट्विलाइट जोन के अंदर दिखाया गया और उन्हीं 16 शॉर्ट स्टोरीज़ में एक बटन बटन भी है। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि ये जो कहानी बटन बटन जब इसको ट्विलाइट जोन में दिखाया गया तो वहाँ पे जो कहानी बनाई गई उसमें 3-4 चीज़ों का फ़र्क है। मतलब जो हमने कहानी पढ़ी है ना उसमें तो आपने देखा कि मिस्टर स्टीवर्ट ने जो इनाम की रकम ऑफ़र की है बटन को प्रेस करने पर वो $50,000 है। लेकिन ट्विलाइट जोन की एपिसोड आप देखेंगे तो उसमें $2 लाख अमाउंट है जो वो उनको ऑफ़र करता है। और दूसरे नंबर पे इसमें आपने देखा कि नॉर्मा आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचती है कि अब उसको $50,000 वो वाले मिलेंगे। लेकिन इस एपिसोड के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र नहीं है। वहाँ पे $2 लाख मिस्टर स्टीवर्ट खुद लेके आता है जब वो बटन को प्रेस कर देती है, तो वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम नहीं है। और तीसरे नंबर पे इस कहानी की यहाँ पे जो एंडिंग दिखाई गई है ट्विलाइट जोन के अंदर, वो जो हमने पढ़ी है अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें तो ये था ना कि बटन प्रेस किया, आर्थर की डेथ हो गई, कहीं रेलवे स्टेशन पे वो गाड़ी के आगे आके कुचला गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब नॉर्मा बटन को प्रेस करती है तो फ़ौरन आर्थर की डेथ नहीं हो जाती, बल्कि जब वो बटन प्रेस करती है तो आर्थर भी पास ही बैठा होता है और वो बटन को प्रेस करके सो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर मिस्टर स्टीवर्ट आता है एक ब्रीफ केस में पैसे लेके और उनको ऑफ़र करता है और साथ फिर उनको कहता है कि वो जो बटन यूनिट मैंने आपको दिया था वो अब आप मुझे वापस कर दें, क्योंकि हम उसकी रीप्रोग्रामिंग करके वो बटन यूनिट अब किसी और को देंगे और इन्हीं शराइत व ज़वाबित के साथ, इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो मैंने आपके सामने रखी थी, अब ये बटन किसी और को दे दिया जाएगा। नॉर्मा उसकी बात सुन के बड़ी हैरान होती है, तो मिस्टर स्टीवर्ट फिर उसको यकीन दिलाता है कि हम ये बटन किसी ऐसे इंसान को ही देंगे जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। और ये कहते हुए वो नॉर्मा की तरफ बड़ा पुरस्कार अंदाज से देखता है और आर्थर को और नॉर्मा को उसकी ये बात सुन के समझ आ जाती है कि ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। मतलब इन्होंने बटन प्रेस किया है तो कोई और मरा है जिसको ये नहीं जानती, और अब ये बटन किसी और के पास जाएगा और वो जब इस बटन को प्रेस करेगा तो इनमें से किसी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो जो बटन प्रेस करने वाला है उसके लिए ये दोनों अजनबी हैं। तो इस तरह करके कुछ उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे साथ क्या गेम हो गई है। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसी कहानी के ऊपर 2009 में एक मूवी बनी थी, दी बॉक्स उसका नाम था। ये भी बड़ी मतलब पॉपुलर हुई, बड़ा इसको पसंद किया गया इस मूवी को। लेकिन इस मूवी के अंदर भी इस कहानी का जो प्लॉट है इसको लेके उसमें थोड़ा इजाफा कर दिया गया है। थोड़ी कहानी 2.5-3 घंटों की एक बड़ी कहानी बना दी गई है। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो मिस्टर स्टीवर्ट है ये अमेरिका का जो खलाई इदारा है नासा, उसमें काम करता है। और ये जो आर्थर लुइस है ये भी उसी इदारे में जॉब करता रहा है। और उसकी जो वाइफ है नॉर्मा, वो किसी स्कूल में पढ़ाती है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि जो मिस्टर स्टीवर्ट है ये कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिल के किसी दूसरे सियारे के ऊपर किसी मखलूक के साथ कोई राबता कायम करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक वहाँ से उस दूसरे सियारे से एक वेव आई, एक इलेक्ट्रिक वेव आई और वो आके मिस्टर स्टीवर्ट के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुका है। वो बच तो गया लेकिन अब उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। वो बिल्कुल एक नया इंसान बन गया है। उसके अंदर बहुत सी गैर मामूली सलाहियतें पैदा हो गई हैं। उस वेव के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से अब मिस्टर स्टीवर्ट बिल्कुल बदल चुका है। और अब वो जॉब छोड़ के उस सियारे पे रहने वाली जो भी कोई मखलूक है, जो कोई एलियंस हैं, अब वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो इस ज़मीन के ऊपर जो इंसान रहते हैं इनके बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे इंसानों को ज़िंदा रहना चाहिए या इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। वो इंसानों का एक इम्तिहान सा ले रहे हैं और वो ये चेक कर रहे हैं कि इंसानों में खुद गर्जी का, लालच का क्या लेवल है और ये इंसान पैसों के हसूल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इनको इस सियारे के ऊपर ज़िंदा कायम रहना चाहिए या इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तो इस मकसद के लिए वो फिर कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रही है बटन यूनिट की तरह की, और मिस्टर स्टीवर्ट की तरह के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। वो इस तरह जाके किसी को वो बटन यूनिट देते हैं, उसके सामने वो फिर एक वो बटन जो है वो भी बड़ी कोई हैरान कुन किस्म की चीज़ है। वो किस तरह काम करता है, किस तरह ऑपरेट होता है, ये हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, साइंस फिक्शन कहानियों में ऐसा बहुत कुछ होता है जो एम्बिगुअस होता है, तो उसके बारे में राइटर को शायद खुद भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता, तो उसको कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का वो बटन है, वो जाके देते हैं किसी को, और उसको उसके सामने फिर वो एक सूरत हाल सी पैदा करते हैं कि ऐसे करके आप इसको प्रेस करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और एक बंदा मर जाएगा। वो बटन को प्रेस कर देता है, तो फिर उस आदमी से वो बटन वापस लेके उसकी रीप्रोग्रामिंग करके, यानी उसी आदमी का डेटा उसके अंदर फीड करके वो बटन किसी और आदमी को दे देते हैं। जब वो उसको प्रेस करता है तो ये पहले वाला आदमी मर जाता है, और ये दोनों होते आपस में अजनबी हैं। और फिर उस दूसरे आदमी से बटन वापस लेके उसका डेटा फीड करके वो फिर एक तीसरे आदमी को दे देते हैं। जब वो तीसरा आदमी उस बटन को प्रेस करता है तो वो दूसरे वाला मर जाता है। ऐसे करके ये एक चेन बनी हुई है और ये सिलसिला जारी है। और ये जो पैसे मिस्टर स्टीवर्ट लोगों को दे रहा है, इसके बारे में भी हम एक अंदाज़ा सही लगाते हैं कि शायद वो इसी बटन यूनिट के ज़रिए, लोगों के फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए वो उनके बैंक अकाउंट्स को भी किसी तरह एक्सेस कर लेता है, और वो लोगों के पैसे ही हैं, वो जो मरता है उसके पैसे उसको दे रहा है जो बटन को प्रेस करता है, और जब वो मरेगा तो उसके पैसे वो किसी और को आगे तीसरे बंदे को देगा। तो ऐसे करके वो पैसे भी लोगों के ही हैं, इंसानों के हाथों से ही वो इंसानों को मरवा रहा है। तो ये हम अंदाज़ा सा लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाकई ऐसे हो, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी सस्पेंस को, थोड़े तजस्सुस को कम करने के लिए इस तरह से एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि ऐसे हो रहा होगा। बहरहाल ये कोई सुपर एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी है जो हमें इस मूवी के अंदर दिखाई जाती है। मिस्टर स्टीवर्ट वर्क्स फॉर एलियंस और ग्रीड इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानों के अंदर लालच का क्या लेवल है, दे शुड बी पेरिश्ड, यानी इनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीड और हवस की उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं कि अब इनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। वो इंसानों को ये बात शायद समझाना चाहते हैं कि तुम जो भी करोगे उसके नताइज ज़रूर निकलेंगे। इंसान के हाथों से सरज़द होने वाला हर अमल अपने कुछ ना कुछ नताइज ज़रूर रखता है। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें इंसानों को शायद समझाना चाह रहे हैं। ये उनकी स्टडी है, ये उनकी रिसर्च है। ऐसे करके उस मूवी के अंदर पूरी एक कहानी बनाई गई है, तो आप उसको देख लेना। ये हमने इस शॉर्ट स्टोरी के ऊपर जो दो फेमस, यानी ये एक छोटा सा ड्रामा है आधे घंटे का, और ये एक 2.5-3 घंटे की पूरी फिल्म है, पूरी मूवी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और भी कई जगह पे इसी कहानी का थीम लेके इसके ऊपर फिल्में और ड्रामे बनाए गए हैं। तो बहरहाल ये हमने इस वीडियो के तीसरे हिस्से में इस कहानी की अडाप्टेशंस के ऊपर बात को मुकम्मल किया। तो अब हम इस कहानी के थीम और मेन आइडिया के ऊपर आते हैं। ये थोड़ी फ़िलोसफिकल सी कहानी है, लेकिन हम इसको थोड़ा आसान करके, बिल्कुल सिंपल करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने देखा होगा कि नॉर्मा ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने बटन को प्रेस किया तो उसके अपने ही हस्बैंड की डेथ हो गई। बजाय इसके कि वो पैसे हासिल करती और फिर उन पैसों से यूरोप की सैर करती, एक शानदार घर बनाती, बंगला बनाती, जो जो उसकी ख्वाहिशें थी उनको पूरा करती, बिल्कुल उसके उलट हुआ। तो ये सादा सी बात तो इसमें यही है कि जब हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो जो नताइज बरामद होते हैं वो हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल उलट होती हैं। दूसरे नंबर पे आप ये भी समझ लें कि जो ह्यूमन कॉन्शियस होता है इस कहानी के अंदर उसको भी उसका जो बिहेवियर है उसको भी डिस्कस किया गया है। तो ये बात होती रहती है कि इंसान जो हैं ये नेक, ईमानदार, शरीफ, परहेज़गार ये कब होते हैं, क्यों होते हैं? क्या इंसान सिर्फ इसलिए बुराई और गलत कामों से अपने आप को दूर रखता है कि ये गलत काम है इसलिए मैं इसके करीब नहीं जाऊँगा, या उसको उस गलत काम करने के बाद जो सज़ा मिलेगी उस सज़ा का डर इस चीज़ से बाज रखता है? ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक मौजू है, एक आर्गूमेंट है कि इंसान सज़ा का जो खौफ होता है वो इंसान के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होता है, वो उसको नेक और शरीफ रखने में किस हद तक किरदार अदा करता है। तो एक होता है मैंडरिन पैराडॉक्स, यह भी हम डिस्कस करते हैं। ये एक सूरत हाल को कहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा किसी को ऑफ़र करे कि तुमने सिर्फ एक छोटा सा बटन प्रेस करना है या कोई और छोटी सी कोई एक्टिविटी करनी है, उसके नतीजे में ये होगा कि चाइना के अंदर हज़ारों मील दूर यहाँ से एक आदमी की डेथ हो जाएगी और वो जो आदमी मरेगा उसकी तमाम दौलत तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारा ये जो कत्ल है इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो क्या तुम इस ऑफ़र को कबूल कर लोगे?
या नहीं करोगे? इसको मैंडरिन पैराडॉक्स कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इंसान इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे। क्यों भला? क्योंकि ये जो हमारा कॉन्शियस होता है, हमारा जो ज़मीर होता है, इसका फ़िज़िकल डिस्टेंस के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। यानी ये जो ज़मीनी फ़ासला है, ये हमारे इखलाकी रवैयों पर असर अंदाज़ होता है। एक जुर्म हमारी आंखों के सामने होता है, हमें ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वही जुर्म अगर हमसे दूर कहीं पे हो रहा हो तो शायद हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। एक इंसान हमारी आंखों के सामने कत्ल होगा, हमें बड़ा दुख होगा, हमें बड़ी परेशानी होगी, लेकिन हमसे दूर कहीं, सैकड़ों मील दूर कहीं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, लोग कट रहे हो, मर रहे हो, कोई जंग लगी हुई हो, हमारे ऊपर उसके कोई असरात नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बहुत माइनर से होते हैं। तो ये जो इंसानी ज़मीर है, ये बाज़-औक़ात जो ज़मीनी फ़ासला है उसकी वजह से इसका जो एटीट्यूड है उसमें एक तज़ाद पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, जिसको मैंडरिन पैराडॉक्स कहते हैं। यानी जो बंदा मरेगा वो हज़ारों मील दूर होगा और उसको मरते हुए आप नहीं देखेंगे, और आपको उसकी सारी दौलत मिल जाएगी और आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ़ एक बटन प्रेस करना है। तो क्या आप इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे? तो अक्सर लोगों का इस तरह की सूरत हाल में मतलब ज़मीर जो है वो डामाडोल हो जाएगा। ये जो रिचर्ड मैथिसन है, इसकी जो वाइफ थी वो जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, एक दफ़ा उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्लास में स्टूडेंट्स के दरमियान एक ग्रुप डिस्कशन करवाने के लिए इसी सूरत हाल को पेश किया कि आपको अगर इस तरह ऑफ़र की जाए कि एक बटन प्रेस करके एक बंदा मार दो, और वो बंदा जो मरेगा आप उसको जानते भी नहीं होंगे और वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर होगा और आपको इसके बदले में लाखों डॉलर्स मिलेंगे, तो क्या आप इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे? तो इसके जवाब में फिर क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मतलब बहस मुबाहिसा किया था। तो रिचर्ड मैथिसन के जहन में भी इस कहानी को लिखने का आइडिया वहीं से आया था। नावल लिखा गया था, उस नावल का नाम भी द मैंडरिन था, और मैंडरिन असल में चाइनीज़ को कहते हैं। चीन के अंदर जो ज़ुबान बोली जाती है उसको भी मैंडरिन कहते हैं। अच्छा, इस नावल की जो कहानी है वो भी इसी थीम के ऊपर है। उसका जो थीम है, उसका जो मौजू है वो भी वही है जो हमने बटन बटन में पढ़ा है। उसमें भी ये होता है कि पुर्तगाल में रहने वाला एक सरकारी मुलाजिम होता है, ऐसे गरीब सा आदमी होता है, उसके पास एक दफ़ा शैतान आता है भेस बदल के और उसको कहता है कि ये जो तुम्हारे टेबल के ऊपर बेल पड़ी हुई है ना, तुम इस बेल को दबा दो और इसके नतीजे में ये होगा कि चाइना के फ़लाँ इलाके में फ़लाँ नाम का एक बहुत अमीर आदमी, उसकी डेथ हो जाएगी और उसकी जितनी भी दौलत है वो सारी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, वो जो सरकारी मुलाजिम होता है वो इस ऑफ़र को कबूल कर लेता है और उस बेल को प्रेस कर देता है और उसकी सारी दौलत जो है, जो बंदा मरा है उसकी सारी दौलत इसको मिल जाती है। उसके बाद वो फिर उस दौलत से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, भरपूर अयाशी करता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको महसूस होने लगता है कि ये जो दौलत है इतनी ज़्यादा, ये उसके लिए जान का अज़ाब बन गई है, उसके लिए परेशानी का बायस बन रही है। तो वो फिर किसी तरह उस दौलत से जान छुड़वाना चाहता है। वो पुर्तगाल से चल के फिर चाइना में आता है ताकि जिस मैंडरिन को उसने कत्ल किया था उसके बीवी बच्चों को ढूंढ के उनके पैसे उनको वापस कर सके। लेकिन वो काफ़ी दिन वो बेचारा ऐसे ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन वो उनको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाता और वो जितनी भी कोशिशें करता है उस दौलत से जान छुड़वाने की, वो उनमें कामयाब नहीं होता, कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। तो बिल आखिर वो तमाम पैसे, वो तमाम दौलत शैतान को वापस कर देता है और उसको कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि वही रोज़ी, वही रोटी मज़ेदार होती है जो हम अपने हाथ की कमाई से मेहनत करके हासिल करते हैं। और आखिर में वो एक बड़ा मतलब जुमला बोलता है कि नेवर किल द मैंडरिन। मैंडरिन को मारने से मुराद यही है कि आप दौलत के हुसूल के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि जैसा हमने सोचा होगा वैसा नहीं होगा। यानी जो हमारी तवक्कुआत होंगी और जो नताइज निकलेंगे हमारे इस तरह के किसी जुर्म के, वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट होंगे। तो इसी को मैंडरिन पैराडॉक्स कहा जाता है और ये इस कहानी का थीम है। इसमें हमने देखा कि जो नॉर्मा है उसने भी बटन को प्रेस किया, तो बजाय इसके कि वो दौलत हासिल करती, वो अपने ही हस्बैंड को अपने ही हाथों से
कत्ल कर बैठी और उसने जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट निकला। तो अक्सर ऐसे ज़िंदगी में हो जाता है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसे खुद उसमें गिरना पड़ता है। तो ये इस कहानी का थीम है, इसका मेन आइडिया है जिसको राइटर ने कन्वे किया है। वैसे अगर हम इसको थोड़ा फ़िलोसफिकली देखें तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी बात हो सकती है। तो बहरहाल आप इतना ज़रूर जहन में रखिएगा कि लिखने वाले ने, रिचर्ड मैथिसन ने, हम तक ये कन्वे किया है कि जो आप अपनी मेहनत के साथ कमाएंगे, जो आप एक जायज़ तरीके से दौलत हासिल करेंगे, वही आपके लिए सुकून का बायस होगी। अदरवाइज़ जो नाजायज़ तरीक़ों से हासिल की गई दौलत होती है, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के हासिल की जाती है, वो हमारे लिए वबाले जान बन जाती है और उससे फिर जान छुड़वाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इस कहानी के अंदर डिस्कस की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में समझ आ चुकी होगी। तो ये एक दफ़ा आप देख लें बोर्ड के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, टाइप्स ऑफ फिक्शन, अडाप्टेशंस, और उसके बाद इसका जो थीम या मेन आइडिया है। ये 4 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अगली वीडियो में हम एक नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।